माई लाइफ एंड वर्क बाय हेनरी फोर्ड। अध्याय 8। वेजेज यानी वेतन। प्रथा के अनुसार व्यवसाय चलाने में कुछ भी नहीं है। यह कहना कि मैं मजदूरी की दर का भुगतान करता हूं, वही व्यक्ति इतनी आसानी से यह नहीं कहेगा मेरे पास बेचने के लिए किसी से बेहतर या सस्ता कुछ भी नहीं है। कोई भी निर्माता अपने सही दिमाग में यह तर्क नहीं देगा कि केवल सबसे सस्ती सामग्री खरीदना ही सबसे अच्छी वस्तु के निर्माण का तरीका है। फिर हम लिक्विडेशन ऑफ लेबर और मजदूरी में कटौती से देश को मिलने वाले लाभों के बारे में इतनी चर्चा क्यों सुनते हैं, जिसका अर्थ केवल क्रय शक्ति में कटौती और घरेलू बाजार में कटौती है। उद्योग का क्या फायदा अगर इसे इतनी अकुशलता से मैनेज किया जाए कि इससे संबंधित सभी लोगों को जीविका न मिले। वेजेज से अधिक महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं है। देश के अधिकांश लोग वेजेज पर जीते हैं। उनके जीवन का पैमाना, उनकी वेजेज की दर देश की समृद्धि निर्धारित करती है। सभी फोर्ड उद्योगों में अब हमारे पास प्रतिदिन $6 का न्यूनतम वेतन है। पहले हमारे पास न्यूनतम $5 हुआ करते थे। उससे पहले हम जो भी देना जरूरी होता था देते थे। पुराने बाजार दर पर वापस जाना बुरी नैतिकता होगी, लेकिन यह सबसे खराब किस्म का बुरा व्यवसाय भी होगा। पहले रिश्तों की बात करते हैं। कर्मचारी को भागीदार कहना आम बात नहीं है। फिर वह और क्या है? जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय का प्रबंधन अपने समय या शक्ति के लिए बहुत अधिक पाता है, तो वह प्रबंधन में अपने साथ सहायकों को शामिल करता है। फिर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय के उत्पादन भाग को अपने 2 हाथों के लिए बहुत अधिक पाता है, तो उसे उन लोगों को भागीदार की उपाधि से वंचित क्यों करना चाहिए जो उसके पास आते हैं और उत्पादन में उसकी मदद करते हैं। हर व्यवसाय जिसमें एक से अधिक व्यक्ति काम करते हैं एक तरह की साझेदारी है। जिस क्षण कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में सहायक के लिए बुलाता है, भले ही सहायक एक लड़का ही क्यों न हो, उसी क्षण उसने एक भागीदार ले लिया है। वह खुद व्यवसाय के संसाधनों का एकमात्र मालिक है और इसके संचालन का एकमात्र निदेशक हो सकता है। लेकिन जब तक वह एकमात्र प्रबंधक और एकमात्र उत्पादक बना रहता है, तब तक वह पूर्ण स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक उसे अपनी मदद के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। यह एक पारस्परिक संबंध है। मालिक अपने कर्मचारी का भागीदार है, कर्मचारी अपने मालिक का भागीदार है, और ऐसी स्थिति में किसी एक समूह या दूसरे के लिए यह मान लेना बेकार है कि वह एक अपरिहार्य इकाई है। दोनों अपरिहार्य है, एक दूसरे की कीमत पर ही अनावश्यक रूप से मुखर हो सकता है और अंततः अपने स्वयं के खर्च पर भी। पूंजी या श्रम के लिए खुद को समूह के रूप में सोचना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। वे तो भागीदार हैं। जब वे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो वे केवल उस संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं जिसमें वे भागीदार हैं और जिससे दोनों को समर्थन मिलता है। लीडर के रूप में नियोक्ता की महत्वाकांक्षा किसी भी समान व्यवसाय की तुलना में बेहतर वेतन देना होनी चाहिए और इसे संभव बनाना कर्मचारी की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। बेशक सभी दुकानों में ऐसे लोग होते हैं जो यह मानते हैं कि अगर वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो यह केवल नियोक्ता के लाभ के लिए होगा और उनके अपने लिए बिल्कुल भी नहीं। यह अफसोस की बात है कि ऐसी भावना मौजूद है, लेकिन यह मौजूद है और शायद इसका कोई औचित्य भी है। अगर कोई नियोक्ता पुरुषों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह करता है और पुरुष कुछ समय बाद यह जान लेते हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से कोई पुरस्कार नहीं मिलता है, तो वे स्वाभाविक रूप से बसर करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर वे अपने वेतन लिफाफे में कड़ी मेहनत का फल देखते हैं, इस बात का सबूत कि कड़ी मेहनत का मतलब अधिक वेतन है, तो भी वे यह सीखना शुरू कर देते हैं कि वे व्यवसाय का एक हिस्सा है और इसकी सफलता उन पर और उनकी सफलता इस पर निर्भर करती है। नियोक्ता को क्या भुगतान करना चाहिए? कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए? ये तो बस मामूली सवाल है। बुनियादी सवाल यह है कि व्यवसाय क्या सहन कर सकता है। निश्चित रूप से कोई भी व्यवसाय
अपनी आय से अधिक व्यय सहन नहीं कर सकता। जब आप किसी कुएं से पानी को बाहर निकालने की गति को पानी के आने की गति से अधिक तेज करते हैं, तो कुआं सूख जाता है। और जब कुआं सूख जाता है, तो उस पर निर्भर रहने वाले लोग प्यासे रह जाते हैं। और अगर संयोग से वे सोचते हैं कि वे एक कुएं को खाली करके किसी दूसरे कुएं में कूद सकते हैं, तो यह केवल समय की बात है जब सभी कुएं सूख जाएंगे। अब अधिक न्यायोचित रूप से विभाजित पुरस्कारों की व्यापक मांग है, लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पुरस्कारों की सीमाएं हैं। व्यवसाय स्वयं सीमाएं निर्धारित करता है। आप उस व्यवसाय से $1.5 लाख वितरित नहीं कर सकते जो केवल $1 लाख लाता है। व्यवसाय वेतन को सीमित करता है, लेकिन क्या कोई चीज व्यवसाय को सीमित करती है? व्यवसाय बुरी मिसालों का पालन करके खुद को सीमित करता है। यदि लोग यह कहने के बजाय कि नियोक्ता को ऐसा ऐसा करना चाहिए, कहें कि व्यवसाय को इस तरह से प्रेरित और प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि वह ऐसा ऐसा कर सके, तो वे कहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि केवल बिजनेस ही सैलरी दे सकता है, निश्चित रूप से नियोक्ता नहीं दे सकता जब तक कि बिजनेस इसकी मांग न करे। लेकिन यदि वह बिजनेस हाई सैलरी की मांग करता है और नियोक्ता मना कर देता है, तो क्या किया जाना चाहिए? एक नियम के रूप में बिजनेस का अर्थ बहुत से लोगों की आजीविका है, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उस बिजनेस की हत्या करना अपराध है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपना श्रम दिया है और जिसे उन्होंने अपनी उपयोगिता के क्षेत्र और आजीविका के स्रोत के रूप में देखना सीखा है। हड़ताल या तालाबंदी करके बिजनेस को समाप्त करने से कोई मदद नहीं मिलती। नियोक्ता कर्मचारियों को देखकर और खुद से यह पूछकर कुछ हासिल नहीं कर सकता कि मैं उन्हें कितना कम दे सकता हूं। न ही कर्मचारी यह पूछकर कि मैं उन्हें कितना देने के लिए मजबूर कर सकता हूं कुछ हासिल कर सकता है। अंततः दोनों को बिजनेस की ओर मुड़ना होगा और पूछना होगा, इस उद्योग को कैसे सुरक्षित और लाभदायक बनाया जा सकता है ताकि यह हम सभी के लिए एक सुनिश्चित और आरामदायक जीवन प्रदान करने में सक्षम हो। लेकिन किसी भी तरह से सभी नियोक्ता या सभी कर्मचारी सही नहीं सोचेंगे। अदूरदर्शिता से काम करने की आदत को तोड़ना मुश्किल है। क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। कोई नियम या कानून बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन प्रबुद्ध स्वार्थ जरूर लाएंगे। ज्ञान फैलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसे फैलाना ही होगा, क्योंकि जिस बिजनेस में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सेवा के एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, वे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बाध्य हैं। वैसे हाई सैलरी से हमारा क्या तात्पर्य है? हमारा मतलब 10 महीने या 10 साल पहले दिए गए वेतन से ज्यादा वेतन से है। हमारा मतलब उससे ज्यादा वेतन से नहीं है जो दिया जाना चाहिए। आज का हमारा उच्च वेतन 10 साल बाद कम वेतन हो सकता है। यदि किसी बिजनेस के मैनेजर के लिए यह सही है कि वह उससे अधिक लाभांश प्राप्त करने का प्रयास करे, तो यह भी उतना ही सही है कि वह उससे अधिक मजदूरी प्राप्त करने का प्रयास करे। लेकिन यह बिजनेस का मैनेजर नहीं है जो अधिक तनख्वाह देता है। बेशक यदि वह कर सकता है और नहीं करना चाहता है, तो दोष उसी पर है, लेकिन वह अकेले कभी भी हाई सैलरी को संभव नहीं बना सकता। हाई सैलरी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि श्रमिक उसे अर्जित न करें। उनका श्रम ही उत्पादक कारक है। यह एकमात्र उत्पादक कारक नहीं है। खराब मैनेजमेंट श्रम और सामग्री को बर्बाद कर सकता है और श्रमिकों के प्रयासों को शून्य कर सकता है। श्रम अच्छे मैनेजमेंट के परिणामों को शून्य कर सकता है, लेकिन कुशल प्रबंधन और ईमानदार श्रम की साझेदारी में यह श्रमिक ही है जो हाई सैलरी को संभव बनाता है। वह अपनी ऊर्जा और कौशल का निवेश करता है, और यदि वह ईमानदारी से पूरे दिल से निवेश करता है, तो हाई सैलरी उसका पुरस्कार होना चाहिए। उसने न केवल उन्हें अर्जित किया है, बल्कि उन्हें बनाने में उसका बड़ा हिस्सा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट होना चाहिए कि हाई सैलरी की शुरुआत दुकान में ही होती है। अगर इसे वहां कोई नहीं बनाना चाहता है, तो यह सैलरी लिफाफे में नहीं आ सकती। ऐसी कोई व्यवस्था कभी नहीं बनाई जा सकती जो काम की आवश्यकता को खत्म कर दे। प्रकृति ने यह सुनिश्चित किया है। बेकार हाथ और दिमाग
हम में से किसी के लिए भी नहीं थे। काम हमारी साझेदारी, हमारा आत्मसम्मान, हमारी मुक्ति है। अभिशाप होने के बजाय काम सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यही सामाजिक न्याय केवल ईमानदार काम से ही निकलता है। जो व्यक्ति अधिक योगदान देता है, उसे अधिक देना चाहिए। इसलिए वेतन देने में दान का कोई तत्व मौजूद नहीं है। जिस तरह से कर्मचारी व्यवसाय को अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, वह व्यवसाय का सबसे अच्छा कर्मचारी हो सकता है और उसके योगदान को उचित मान्यता दिए बिना उससे अनिश्चित काल तक ऐसा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति दिन भर काम पर यह महसूस करते हुए आता है कि चाहे वह कितना भी दे, उसे जरूरत से ज्यादा काम नहीं मिलेगा, वह अपना दिन भर काम करने की स्थिति में नहीं है। वह चिंतित और परेशान है और यह सब उसके काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका दिन भर का काम न केवल उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि उसे आराम का एक मार्जिन भी दे रहा है और उसे अपने बच्चों को, उनके अवसर और अपनी पत्नी को जीवन में कुछ खुशी देने में सक्षम बना देता है, तो उसे अपनी नौकरी अच्छी लगती है और वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए स्वतंत्र है। यह उसके लिए और बिजनेस के लिए एक अच्छी बात है। जो व्यक्ति अपने दिन भर के काम से एक निश्चित संतुष्टि नहीं पाता है, वह अपने वेतन का सबसे अच्छा हिस्सा खो रहा है। क्योंकि दिन भर का काम एक बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज। यह दुनिया की नींव है। यह हमारे आत्मसम्मान का आधार है और नियोक्ता को अपने किसी भी कर्मचारी से लगातार दिन भर कठिन काम करना चाहिए। जो नियोक्ता दुनिया में अपने कर्तव्य को गंभीरता से निभाने की कोशिश कर रहा है, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वह यह नहीं कह सकता, मेरे लिए इतने हजार आदमी काम करते हैं। असलियत यह है कि इतने हजार आदमी उसके लिए काम करते हैं और वे जितना बेहतर काम करते हैं, वे उसे अपने उत्पादों को बेचने में उतना ही व्यस्त रखते हैं। वेजेज और सैलरीज निश्चित मात्रा में होते हैं और ऐसा होना चाहिए ताकि आधार मिल सके। वेजेज और सैलरीज एक तरह से पहले से तय लाभ बंटवारा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब साल का कारोबार बंद हो जाता है, तो पता चलता है कि भुगतान किया जा सकता है और फिर और भुगतान किया जाना चाहिए। जब हम सभी एक साथ कारोबार में काम कर रहे हैं, तो हम सभी को लाभ में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, एक अच्छे वेतन या अतिरिक्त मुआवजे के रूप में। और अब यह बात आमतौर पर मान्यता प्राप्त होने लगी है। अब यह निश्चित मांग है कि बिजनेस के मानवीय पक्ष को भौतिक पक्ष के बराबर महत्व दिया जाए, और ऐसा होने जा रहा है। बस सवाल यह है कि क्या इसे बुद्धिमानी से लाया जाएगा, एक ऐसे तरीके से जो भौतिक पक्ष को संरक्षित करेगा, जो अब हमें बनाए रखता है, या मूर्खतापूर्ण तरीके से और इस तरह से कि पिछले वर्षों के काम का सारा लाभ हमसे छिन जाए। बिजनेस हमारी राष्ट्रीय आजीविका का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी आर्थिक प्रगति को दर्शाता है और हमें अन्य देशों के बीच अपना स्थान देता है। हम इसे खतरे में नहीं डालना चाहते। हम जो चाहते हैं वह है बिजनेस में मानवीय तत्व की बेहतर पहचान, और निश्चित रूप से इसे बिना किसी अव्यवस्था के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, वास्तव में हर इंसान के लाभ में वृद्धि के साथ हासिल किया जा सकता है। और इस सब का रहस्य मानवीय भागीदारी की मान्यता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो जाता, किसी भी क्षमता में किसी अन्य इंसान की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती, तब तक हम भागीदारी की आवश्यकता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेजेज के ये मूलभूत सत्य है। वे साझेदारी वितरण है। वेजेज को कब पर्याप्त माना जा सकता है? काम से कितनी जीविका की उम्मीद की जा सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मजदूरी क्या करती है या क्या करनी चाहिए? यह कहना कि इससे जीवन यापन की लागत का भुगतान होना चाहिए, लगभग कुछ भी नहीं कहना है। जीवन यापन की लागत काफी हद तक उत्पादन और परिवहन की दक्षता पर निर्भर करती है, और इनकी दक्षता प्रबंधन और श्रमिकों की दक्षताओं का योग है। अच्छा काम, अच्छी तरह से मैनेज, उच्च मजदूरी और कम जीवन यापन लागत का परिणाम होना चाहिए। यदि हम जीवन यापन की लागत पर मजदूरी को विनियमित करने का प्रयास करते हैं, तो हम कहीं नहीं पहुंचते। जीवन यापन की लागत एक परिणाम है और हम परिणाम को स्थिर रखने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
यदि हम परिणाम उत्पन्न करने वाले कारकों को बदलते रहें, जब हम जीवन यापन की लागत के अनुसार मजदूरी को विनियमित करने का प्रयास करते हैं, तो हम एक कुत्ते की तरह नकल कर रहे होते हैं जो अपनी पूंछ का पीछा कर रहा होता है। और वैसे भी कौन यह कहने में सक्षम है कि हम किस तरह से जीवन यापन को लागत पर आधारित करेंगे। आइए हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं और देखें कि श्रमिकों के लिए वेजेज क्या है और यह क्या होना चाहिए। वेजेज दुकान के बाहर काम करने वाले के सभी दायित्वों को पूरा करती है। यह दुकान के अंदर सेवा और मैनेजमेंट के लिए आवश्यक सभी चीजों को पूरा करती है। दिन भर का उत्पादक कार्य सबसे मूल्यवान संपदा की खान है जो कभी खोली गई है। निश्चित रूप से इसे काम करने वाले के सभी बाहरी दायित्वों से कम नहीं उठाना चाहिए और निश्चित रूप से इसे काम करने वाले के सूर्यास्त के दिनों का ख्याल रखने के लिए बनाया जाना चाहिए, जब श्रम उसके लिए संभव नहीं रह जाता है और अब इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। और अगर इसे ये भी करने के लिए बनाया जाता है तो उद्योग को उत्पादन, वितरण और पारिश्रमिक की एक अनुसूची के अनुसार समायोजित करना होगा, जो उत्पादन में सहायक नहीं करने वाले लोगों की जेबों में जाने वाले रिसाव को रोक देगा। एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए जो परोपकारी नियोक्ताओं की सद्भावना से उतनी ही स्वतंत्र होगी जितनी कि स्वार्थी लोगों की दुर्भावना से, हमें जीवन के वास्तविक तथ्यों में ही आधार खोजना होगा। जब गेहूं $1 प्रति बुशेल हो तो दिन भर काम करने में उतनी ही शारीरिक शक्ति खर्च होती है जितनी तब होती है जब गेहूं $2.50 प्रति बुशेल हो। अंडे 12 सेंट प्रति दर्जन हो सकते हैं या 90 सेंट प्रति दर्जन। एक उत्पादक दिन के काम में एक आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा की इकाइयों में क्या अंतर पड़ता है। अगर केवल आदमी खुद चिंतित होता तो उसके भरण पोषण की लागत और उसे मिलने वाला लाभ एक साधारण मामला होता। लेकिन वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वह एक नागरिक है जो राष्ट्र के कल्याण में योगदान देता है। वह एक गृहस्थ है, वह शायद एक पिता है जिसके बच्चे हैं जिन्हें उसकी कमाई से उपयोगी बनाना चाहिए। हमें इन सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिए। आप दिन भर के काम में घर के योगदान का अनुमान कैसे लगाएंगे? आप आदमी को उसके काम के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन उस काम का उसके घर पर कितना असर होता है? एक नागरिक के रूप में उसकी स्थिति पर कितना असर होता है? एक पिता के रूप में उसकी स्थिति पर कितना असर होता है? आदमी दुकान में काम करता है, लेकिन उसकी पत्नी घर में काम करती है। दुकान को उन दोनों का भुगतान करना होगा। किस गणना प्रणाली के आधार पर घर को दिन भर के काम की लागत शीट पर जगह मिलेगी? क्या आदमी की अपनी आजीविका को लागत माना जाना चाहिए? और क्या घर और परिवार रखने की उसकी क्षमता लाभ है? क्या दिन भर के काम पर लाभ की गणना केवल नकद आधार पर की जानी चाहिए, जो कि आदमी के पास अपनी और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने के बाद बची हुई राशि से मापी जाती है? या क्या इन सभी संबंधों को सख्ती से लागत के शीर्षक के तहत माना जाना चाहिए और लाभ की गणना पूरी तरह से उसके बाहर की जानी चाहिए? यानी खुद और परिवार का भरण पोषण करने, उन्हें कपड़े पहनाने, उन्हें घर देने, उन्हें शिक्षित करने, उन्हें उनके जीवन स्तर के अनुरूप विशेषाधिकार देने के बाद क्या बचत लाभ के रूप में कुछ और भी प्रावधान किया जाना चाहिए? और क्या ये सभी चीजें दिन भर के काम के लिए उचित रूप से देय हैं? मुझे लगता है कि वे हैं, अन्यथा हमारे सामने छोटे बच्चों और उनकी माताओं को काम पर मजबूर किए जाने की भयावह संभावना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके लिए सटीक अवलोकन और गणना की आवश्यकता है। शायद हमारे आर्थिक जीवन से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें इस बात से अधिक आश्चर्यचकित करे कि दिन भर के काम का बोझ क्या होता है। शायद यह सटीक रूप से निर्धारित करना संभव है। हालांकि दिन भर के काम में काफी हस्तक्षेप के साथ कि दिन भर का काम एक आदमी से कितनी ऊर्जा लेता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सटीक रूप से निर्धारित करना संभव नहीं है कि अगले दिन की मांगों के लिए उसे उस ऊर्जा को वापस करने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। न ही यह निर्धारित करना आवश्यक है कि खर्च की गई उस ऊर्जा में से कितनी ऊर्जा वह कभी वापस नहीं पा सकेगा। अर्थशास्त्र ने अभी तक किसी श्रमिक की शक्ति के प्रतिस्थापन के लिए कोई डूबती निधि नहीं बनाई है।
वृद्धावस्था पेंशन के रूप में एक तरह से डूबती निधि स्थापित करना संभव है, लेकिन पेंशन उस लाभ पर ध्यान नहीं देती जो प्रत्येक दिन के श्रम से प्राप्त होना चाहिए, ताकि जीवन के सभी ऊपरी खर्चों, सभी शारीरिक नुकसानों और शारीरिक रूप से काम करने वाले व्यक्ति की अपरिहार्य गिरावट का ध्यान रखा जा सके। आज तक जो सबसे अच्छी मजदूरी दी गई है वह उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिजनेस अभी भी पर्याप्त रूप से संगठित नहीं है और इसके उद्देश्य अभी भी इतने स्पष्ट नहीं है कि वेजेज के एक अंश से अधिक का भुगतान करना संभव हो सके। यह हमारे सामने मौजूद काम का हिस्सा है। वेजेज सिस्टम को खत्म करने और सामुदायिक स्वामित्व को स्थापित करने के बारे में बात करने से समाधान की दिशा में मदद नहीं मिलती है। वेजेज सिस्टम ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसके तहत उत्पादन में योगदान को उनके मूल्य के अनुसार पुरस्कृत किया जा सकता है। वेजेज के माप को हटा दें और हम सार्वभौमिक अन्याय देखेंगे। सिस्टम को परिपूर्ण करें और हम सार्वभौमिक न्याय पा सकते हैं। मैंने वर्षों में मजदूरी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मेरा मानना है कि सबसे पहले अन्य सभी बातों को छोड़कर हमारी अपनी बिक्री कुछ हद तक हमारे द्वारा दी जाने वाली मजदूरी पर निर्भर करती है। यदि हम हाई सैलरी वितरित कर सकते हैं तो वह पैसा खर्च किया जाएगा और यह स्टोर कीपर और वितरक और निर्माता और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अधिक समृद्ध बनाने में मदद करेगा और उनकी समृद्धि हमारी बिक्री में दिखाई देगी। देश भर में हाई सैलरी देश भर में समृद्धि का संकेत देती है, बशर्ते हाई सैलरी उच्च उत्पादन के लिए दी जाए। हाई सैलरी देना और उत्पादन कम करना सुस्त व्यापार की ओर झुकाव की शुरुआत है। हमें वेतन के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा और जब तक हम मॉडल टी पर पूरी तरह से उत्पादन में नहीं लग गए तब तक यह पता लगाना संभव नहीं था कि वेतन कितना होना चाहिए। उससे पहले हम कुछ लाभ साझा करते थे। पिछले कुछ वर्षों से हम प्रत्येक वर्ष के अंत में अपनी कमाई का 1% कर्मचारियों के साथ बांटते थे। उदाहरण के लिए 1909 में हमने सेवा के वर्षों के आधार पर $80,000 बांटे थे। एक एम्प्लॉय को उसके साल के वेतन का 5% मिलता था, 2 साल के एम्प्लॉय को 7.5% और 3 साल के एम्प्लॉय को 10%। उस योजना पर आपत्ति यह थी कि इसका दिन के काम से कोई सीधा संबंध नहीं था। एक व्यक्ति को उसका हिस्सा तब तक नहीं मिलता था जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता था और फिर यह उसे लगभग उपहार के रूप में मिलता था। दान के साथ वेतन का जुड़ना हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और फिर मजदूरी को नौकरियों के हिसाब से वैज्ञानिक रूप से समायोजित नहीं किया जा सकता। नौकरी ए में काम करने वाले व्यक्ति को एक दर मिल सकती है और नौकरी बी में काम करने वाले व्यक्ति को उच्च दर, जबकि वास्तव में नौकरी ए में नौकरी बी की तुलना में अधिक कौशल या परिश्रम की आवश्यकता हो सकती है। जब तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को यह पता न हो कि भुगतान की गई दर अनुमान से बेहतर किसी चीज से तय की गई है, तब तक मजदूरी दरों में बहुत अधिक असमानता होगी। इसलिए 1913 से शुरू करके हमने दुकानों में सभी हजारों संचालनों का समय अध्ययन किया। समय अध्ययन द्वारा सैद्धांतिक रूप से यह निर्धारित करना संभव है कि किसी व्यक्ति का उत्पादन कितना होना चाहिए। फिर बड़े भत्ते बनाते हुए एक दिन के लिए संतोषजनक मानक उत्पादन प्राप्त करना और कौशल को ध्यान में रखते हुए एक दर पर पहुंचना संभव है जो उचित सटीकता के साथ एक नौकरी में जाने वाले कौशल और परिश्रम की मात्रा को व्यक्त करेगा और मजदूरी के बदले में नौकरी करने वाले व्यक्ति से कितनी उम्मीद की जानी चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन के बिना नियोक्ता को यह नहीं पता होता कि वह मजदूरी क्यों दे रहा है और कर्मचारी को यह नहीं पता होता कि उसे यह क्यों मिल रही है। समय के अनुसार हमारे कारखाने में सभी कार्य मानकीकृत थे तथा दरें निर्धारित थी। हमारे यहाँ टुकड़ों में काम नहीं होता। कुछ लोगों को दिन के हिसाब से और कुछ को घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हर मामले में एक मानक उत्पादन की आवश्यकता होती है जिसके नीचे किसी व्यक्ति के गिरने की उम्मीद नहीं की जाती। अगर ऐसा नहीं होता तो न तो कामगार और न ही हम यह जान पाते कि मजदूरी मिल रही है या नहीं।
वास्तविक मजदूरी का भुगतान करने से पहले एक निश्चित दिन का काम होना चाहिए। चौकीदारों को उपस्थिति के लिए भुगतान किया जाता है, कामगारों को काम के लिए भुगतान किया जाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने जनवरी 1914 में एक तरह की लाभ साझाकरण योजना की घोषणा की और उसे लागू किया, जिसके तहत किसी भी प्रकार के काम के लिए और कुछ शर्तों के तहत न्यूनतम मजदूरी $5 प्रतिदिन थी। साथ ही हमने कार्य दिवस को घटाकर 8 घंटे कर दिया, यह 9 घंटे था, और सप्ताह को 48 घंटे कर दिया, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक कार्य था। हमारी सभी मजदूरी दरें स्वैच्छिक रही है। हमारे विचार से यह सामाजिक न्याय का कार्य था और अंतिम विश्लेषण में हमने इसे अपने मन की संतुष्टि के लिए किया था। यह महसूस करने में एक खुशी है कि आपने दूसरों को खुश किया है, कि आपने कुछ हद तक अपने साथियों के बोझ को कम किया है, कि आपने एक मार्जिन प्रदान किया है। इससे आनंद और बचत की जा सकती है। सद्भावना जीवन की कुछ महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों में से एक है। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति लगभग हर चीज को जीत सकता है जिसके लिए वह प्रयास करता है, लेकिन जब तक वह अपनी इच्छा शक्ति हासिल नहीं कर लेता तब तक उसे ज्यादा लाभ नहीं होता। हालांकि इसमें किसी भी तरह से कोई दान शामिल नहीं था। यह आमतौर पर समझा नहीं गया था। कई नियोक्ताओं ने सोचा कि हम सिर्फ इसलिए घोषणा कर रहे हैं क्योंकि हम समृद्ध हैं और विज्ञापन चाहते हैं, और उन्होंने हमारी निंदा की क्योंकि हम मानकों को बिगाड़ रहे थे। एक व्यक्ति को वह न्यूनतम राशि देने की प्रथा का उल्लंघन कर रहे थे जो वह ले सकता था। ऐसे मानकों और रीति रिवाजों का कोई मतलब नहीं है। उन्हें मिटाना होगा। किसी दिन वे मिटा दिए जाएंगे, अन्यथा हम गरीबी को खत्म नहीं कर सकते। हमने बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ज्यादा मजदूरी देना चाहते थे और सोचते थे कि हम उन्हें दे सकते हैं। हम ये मजदूरी देना चाहते थे ताकि बिजनेस एक स्थायी नींव पर रहे। हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, हम भविष्य के लिए निर्माण कर रहे थे। कम मजदूरी वाला व्यवसाय हमेशा असुरक्षित होता है। शायद ही किसी औद्योगिक घोषणा ने इस घोषणा से ज्यादा विश्वव्यापी टिप्पणी की हो, और शायद ही किसी ने तथ्यों को सही ढंग से बताया हो। कामगारों का आमतौर पर यह मानना था कि उन्हें प्रतिदिन $5 मिलेंगे, चाहे वे कोई भी काम करें। तथ्य सामान्य धारणा से कुछ अलग थे। योजना मुनाफे को वितरित करने की थी, लेकिन मुनाफे के अर्जित होने तक इंतजार करने के बजाय उन्हें पहले से अनुमानित करना और कुछ शर्तों के तहत उन लोगों के वेतन में जोड़ना जो 6 महीने या उससे अधिक समय से कंपनी में काम कर रहे थे। यह कर्मचारियों के 3 वर्गों के लिए वर्गीकृत भागीदारी थी। पहला, विवाहित पुरुष अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। दूसरा, 22 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुष और मितव्ययी स्वभाव के हों। तीसरा, 22 वर्ष से कम आयु के युवक तथा महिलाएं जो किसी निकटतम संबंधी का एकमात्र सहारा है। सबसे पहले एक व्यक्ति को उसकी उचित मजदूरी का भुगतान किया जाता था, जो उस समय बाजार में सामान्य मजदूरी से औसतन लगभग 15% अधिक होती थी। तब वह एक निश्चित लाभ पाने वाले का पात्र होता था। उसकी मजदूरी और उसके लाभ की गणना करके न्यूनतम दैनिक आय $5 दी जाती थी। लाभ साझा करने की दर को प्रति घंटे के आधार पर विभाजित किया जाता था और प्रति घंटे की मजदूरी दर में जमा किया जाता था, ताकि सबसे कम प्रति घंटे की दर पाने वालों को लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा दिया जा सके। इसका भुगतान हर सप्ताह में मजदूरी के साथ किया जाता था। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे प्रति घंटे 34 सेंट मिलते थे, उसका लाभ दर प्रति घंटे 28 और 1.5 सेंट था, जो उसे प्रतिदिन $5 की आय देता था। एक व्यक्ति जिसे प्रति घंटे 54 सेंट मिलते थे, उसका लाभ दर प्रति घंटे 21 सेंट था, जो उसे प्रतिदिन $6 की आय देता था। यह एक तरह की समृद्धि साझाकरण योजना थी, लेकिन कुछ शर्तों पर। एम्प्लॉय और उसके घर को स्वच्छता और नागरिकता के कुछ मानकों पर खरा उतरना था। इसमें पितृसत्तात्मकता का कोई इरादा नहीं था। एक निश्चित मात्रा में पितृसत्तात्मकता विकसित हुई, और यही एक कारण है कि पूरी योजना और सामाजिक कल्याण विभाग को फिर से समायोजित किया गया। लेकिन शुरुआत में विचार यह था कि बेहतर जीवन जीने के लिए एक बहुत ही निश्चित प्रोत्साहन होना चाहिए,
और सबसे अच्छा प्रोत्साहन उचित जीवन जीने पर पैसे का प्रीमियम था। एक आदमी जो सही तरीके से जी सकता है वह अपना काम सही तरीके से करेगा। और फिर हम वेतन में वृद्धि के माध्यम से काम के मानक को कम करने की संभावना से बचना चाहते थे। युद्ध के समय यह प्रदर्शित किया गया था कि किसी व्यक्ति के वेतन में बहुत तेजी से वृद्धि करने से कभी-कभी केवल उसकी लालच बढ़ती है और इसलिए उसकी कमाई की शक्ति कम हो जाती है। अगर शुरुआत में हमने वेतन में वृद्धि को केवल लिफाफे में डाल दिया होता तो बहुत संभावना है कि काम के मानक टूट गए होते। नई योजना में लगभग आधे लोगों का वेतन दोगुना कर दिया गया था। इसे आसान पैसा के रूप में लिया जा सकता था। आसान पैसे के विचार से काम टूट जाता है। किसी भी व्यक्ति का वेतन बहुत तेजी से बढ़ने में खतरा है, चाहे उसे पहले $1 मिलता हो या $100 प्रतिदिन। वास्तव में यदि $100 प्रतिदिन वाले व्यक्ति का वेतन रातों रात $300 प्रतिदिन कर दिया जाए तो वह संभवतः उस कामगार व्यक्ति से कहीं अधिक मूर्ख बन जाएगा जिसका वेतन $1 से बढ़कर $3 प्रति घंटा कर दिया गया है। अधिक धन वाले व्यक्ति के पास स्वयं को मूर्ख बनाने का अधिक अवसर होता है। इस पहली योजना में जिन मानकों पर जोर दिया गया था वे तुच्छ नहीं थे, हालांकि कभी-कभी उन्हें तुच्छ तरीके से लागू किया जा सकता था। हमारे पास सामाजिक विभाग में लगभग 50 अन्वेषक थे। उनमें सामान्य ज्ञान का स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा था, लेकिन 50 पुरुषों के समान रूप से सामान्य ज्ञान से संपन्न इकट्ठा करना असंभव है। वे कभी-कभी गलती करते थे। हम हमेशा गलतियों के बारे में सुनते हैं। यह उम्मीद की जाती थी कि बोनस प्राप्त करने के लिए विवाहित पुरुषों को अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। हमें कई विदेशी श्रमिकों के बीच बॉर्डर रखने की बुरी प्रथा को तोड़ना था। अपने घरों को रहने की जगह के बजाय पैसा कमाने की चीज के रूप में देखना। 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को बोनस मिलता था यदि वे निकटतम रिश्तेदार का समर्थन करते थे। अकेले रहने वाले पुरुष जो स्वस्थ रहते थे उन्होंने साझा किया। इस बात का सबसे अच्छा सबूत कि योजना अनिवार्य रूप से फायदेमंद थी यह रिकॉर्ड है। जब योजना लागू हुई तो 60% तुरंत हिस्सा लेने के योग्य श्रमिकों में से 6 महीने के अंत में 78% हिस्सा ले रहे थे और 1 साल के अंत में 87%। 1.5 साल के भीतर केवल 1% का अंश ही हिस्सा ले पाया, साझा करने में विफल रहे। बड़े वेतन के दूसरे परिणाम भी हुए। 1914 में जब पहली योजना लागू हुई, हमारे पास 14,000 कर्मचारी थे और 14,000 की निरंतर शक्ति बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष लगभग 53,000 की दर से काम पर रखना आवश्यक था। 1915 में हमें केवल 6508 लोगों को काम पर रखना पड़ा और इसमें से अधिकांश नए लोगों को बिजनेस के विकास के कारण काम पर रखा गया था। श्रम के पुराने टर्नओवर और हमारी वर्तमान शक्ति के साथ हमें प्रति वर्ष लगभग 2 लाख लोगों को काम पर रखना होगा, जो कि लगभग असंभव प्रस्ताव होगा। हमारे यहाँ लगभग किसी भी काम में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ भी हम हर सुबह या हर सप्ताह या हर महीने एक कर्मचारी नहीं रख सकते, क्योंकि हालांकि एक व्यक्ति 2 या 3 दिनों के भीतर स्वीकार्य गति से स्वीकार्य कार्य के लिए योग्य हो सकता है, लेकिन 1 वर्ष के अनुभव के बाद वह पहले की तुलना में अधिक काम करने में सक्षम होगा। श्रम टर्नओवर का मामला तब से हमें परेशान नहीं करता है। सटीक आंकड़े देना कठिन है, क्योंकि जब हम क्षमता से अधिक काम नहीं कर रहे होते हैं तो हम काम को अधिक से अधिक लोगों में बांटने के लिए कुछ लोगों को घुसाते हैं। इससे स्वैच्छिक और अनैच्छिक निकासी के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। आजकल हम कोई आंकड़ा नहीं रखते हैं। हम अब अपने टर्नओवर के बारे में इतना कम सोचते हैं कि हम रिकॉर्ड रखने की जहमत नहीं उठाते। जहां तक हमें पता है, टर्नओवर हर महीने 3% से 6% के बीच है। हमने व्यवस्था में परिवर्तन किए हैं, लेकिन हम इस सिद्धांत से विचलित नहीं हुए। अगर आप किसी व्यक्ति से अपना समय और ऊर्जा देने की उम्मीद करते हैं, तो उसकी मजदूरी तय करें ताकि उसे कोई वित्तीय चिंता न हो। यह लाभदायक है। अच्छी मजदूरी और बोनस देने के बाद हमारा मुनाफा, जो बोनस सिस्टम बदलने से पहले सालाना 10 मिलियन के आसपास होता था, दिखता है कि अच्छी मजदूरी देना
बिजनेस करने का सबसे लाभदायक तरीका है। वेतन भुगतान की बोनस ऑन कंडक्ट पद्धति पर आपत्तियां थी। यह पितृसत्ता की ओर प्रवृत्त थी। उद्योग में पितृसत्ता का कोई स्थान नहीं है। कल्याणकारी कार्य जिसमें कर्मचारियों की निजी चिंताओं में झांकना शामिल है, वह पुराना हो चुका है। पुरुषों को सलाह की आवश्यकता होती है और पुरुषों को सहायता की, अक्सर विशेष सहायता की। और यह सब शालीनता के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन निवेश और भागीदारी की व्यापक व्यावहारिक योजना उद्योग को मजबूत बनाने और संगठन को मजबूत बनाने में बाहरी सामाजिक कार्य की तुलना में अधिक काम करेगी। सिद्धांत में कोई परिवर्तन किए बिना हमने भुगतान की विधि बदल दी है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।